हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और 11th में हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि आपका सेकेंड यूनिट है। एक बहुत फंडामेंटल और बेसिक यूनिट है जो अल्टीमेट केमिस्ट्री का बेस बनता है। क्लास 11th में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो नॉर्मली बहुत तरह की डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स उनको फेस करते हैं। सबसे पहले आपको उनको बताया जाता है कि भाई जूनियर क्लासेस में कि जो सब्सटेंसेस हैं आपकी सराउंडिंग में, दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स कहते हैं मॉलिक्यूल्स हमने देखा नहीं, ना दिखाई देता है। कैन वी सी विद माइक्रोस्कोप? नहीं दिखता है। फिर आगे पढ़ा दिया जाता है कि मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स के अंदर और छोटा पार्ट आ गया एटम। अब एटम भी दिखाई नहीं देता है। फिर एटम के अंदर आप कह देते हैं कि इट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब स्टूडेंट्स के लिए विजुलाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ पर न्यूट्रॉन है, कहाँ पर प्रोटॉन है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। हम उसको कैसे देख सकते हैं, हम उसका चार्ज कैसे मेज़र कर सकते हैं, हम उसका मास कैसे मेज़र कर सकते हैं, अल्टीमेटली कैसे ये सारी चीज़ें दिखाई दी और कहाँ से इस बुक्स में ये मटेरियल सारा आ गया। तो उसके लिए आपको बेसिक्स, इसका फंडामेंटल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, जहाँ से आपकी शुरुआत है वहाँ से आप इसको पढ़ना शुरू करें, कंसेप्ट्स क्लियर करना शुरू करें, तो आगे आपको केमिस्ट्री बहुत ईजी होता जाएगा। ये यूनिट बहुत बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, क्योंकि आप यहीं से स्टार्ट करने के बाद, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद ही आप पीरियोडिक टेबल समझ पाएंगे, तभी आप बॉन्डिंग समझेंगे तो उसके बाद फिर फर्दर केमिस्ट्री आप समझ पाएंगे। तो अब यहाँ पर आप बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट क्यों है, क्योंकि आपको एक फर्स्ट यूनिट में ही एक डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये नॉर्मल एक कह दिया जाता है, एक बहुत कॉमन डेफिनेशन है केमिस्ट्री का। देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस, और उनमें से एक बहुत कॉमन यही है कि केमिस्ट्री स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मींस बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आपने पढ़ना है। तो इनका स्ट्रक्चर, ये कैसे बने, कहाँ से बने, इनके अंदर क्या क्या पार्टिकल हैं, वो सारा पार्ट आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अब आप अगर बात करें कि टोटल यूनिवर्स, जो हमारा टोटल यूनिवर्स है, जिसमें आपके डिफरेंट गैलेक्सीज़ हैं, आपके डिफरेंट सोलर सिस्टम्स हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट हैं, आप कुछ भी देखें या अर्थ के ऊपर भी देखें कि लिविंग, नॉन लिविंग, डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी को मिलाकर आप देखें तो द ओनली टू थिंग्स इन यूनिवर्स, वन इज मैटर एंड अनदर इज एनर्जी। पूरा का पूरा आपका यूनिवर्स दो ही चीज़ों से बना हुआ है, तीसरी कोई चीज़ में आपकी नहीं है। मैटर इज एनीथिंग विच हैज़ वेट एंड ऑक्युपाइज स्पेस, जिसमें अपना मास होता है, वेट होता है और कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी फॉर्म में हो सकता है, लिविंग, नॉन लिविंग किसी फॉर्म में हो सकता है, ये मैटर है। एंड एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, मीन्स किसी भी काम करने के लिए जो आपकी जो पावर है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। अब डेली लाइफ में आप डिफरेंट तरह की एनर्जी देखते हैं, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, डिफरेंट तरह की एनर्जीज हैं। ये एनर्जी पार्ट जो है दैट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड मैटर इज द पार्ट ऑफ स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। बेसिकली हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो मैटर ही करते हैं। अब मैटर के अंदर बेसिकली हमारा जो प्रॉब्लम है वो है आपका स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर। मीन्स जो मैटर है वो किस चीज़ का बना हुआ है। ये एक प्रॉब्लम आज से नहीं, हज़ारों साल से है। जब से इंसान ने सोचना शुरू किया तो अपने आसपास डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स दिखता है, डिफरेंट तरह के मेटल्स हैं। आप देखें आयरन है तो बहुत स्ट्रॉन्ग टफ मेटल है, आप दूसरी तरह गोल्ड है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत शाइनिंग है। आप सोडियम देखें, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, प्लेटिन जो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता है। इस तरह के डिफरेंट तरह के मटेरियल्स आप अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, और ये डिफरेंट मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वेदर ऑल दीज मैटर is made up of same type of particle or they are made up of different type of particle। या हम ये कहें कि सपोज आपके पास एक चौक है, आप इसको तोड़ें, 2 पीस हो गया, देन 4 पीस, देन 8 पीस, आप छोटा करते चले जाएं, अल्टीमेटली बिल्कुल फाइन पाउडर मिल जाएगा। और फाइन पाउडर मिलने के बाद फिर भी अगर आप सोचें क्या इससे भी छोटा पार्टिकल पॉसिबल है, अल्टीमेट वो लास्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल क्या है जिससे कि आपका मैटर बना हुआ है, और क्यों इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, क्यों आपके ये डिफरेंट तरह के सब्सटेंस आपको दिखाई देते हैं। उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब जो वर्ड एटम है दैट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटोमिया एंड समवेयर इट इज मेंशन्ड इन एटोमॉस आल्सो। एनीवे, बट द मीनिंग इज अनकटेबल और इनडिवाइजिबल।
मीन्स इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, जो फर्दर किसी दूसरी चीज़ में डिवाइड नहीं हो सकता, इसे सबसे छोटा पार्टिकल हम मानते हैं एटम को। यहाँ से वर्ड एटम की आपकी ओरिजिन है। अब इसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी है, आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि ये आप जो पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि जॉन डाल्टन ने दिया। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी आप पढ़ते हैं जॉन डाल्टन 1808 का, बट अगर आप पीछे जाएं हिस्ट्री में तो अप्रॉक्सीमेटली 500 BC इंडियन सेंट, एक इंडियन सेंट हुए, एक ऋषि हुए, और उनका नाम था कणाद। थोड़ा इसमें ध्यान रखें, इसको भी नॉर्मली गलत प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। समवेयर दे कॉल कन्नड़, समवेयर दे से कैनेड, बट एक्चुअली दिस वर्ड इज कणाद। ये संस्कृत वर्ड है एंड कण मीन्स होता है पार्टिकल एंड आद्य मीन्स होता है प्रिमिटिव और फर्स्ट। उनका नाम ही इटसेल्फ फर्स्ट पार्टिकल, प्रिमिटिव पार्टिकल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल से आता है। उन्होंने क्या कहा कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड परमाणु। उन्होंने वर्ड यूज किया था परमाणु। एंड हिवन दिस वर्ड ऑल्सो, अगर आप इसकी बात करें तो परमाणु मीन्स परम मीन्स अल्टीमेट एंड अणु मीन्स वेरी स्मॉल। तो अल्टीमेटली स्मॉल पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, उन्होंने वर्ड दिया था इसको परमाणु। एंड ही सेड कि परमाणु इज इटर्नल। Eternal means does not have any beginning or ending. Means atom does not have beginning or ending means it can neither be created nor destroyed. यही सेम चीज़ अगर आप देखें तो आप पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी सेम ही है ऑलमोस्ट। अब क्या कहता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहता है कि ऑल मैटर, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला कहता है ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब इन्होंने वही सेम चीज़ जो कणाद ने कहा परमाणु, इन्होंने इस नाम दे दिया इसको एटम। सेकेंड इज है कि एटम कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, मीन्स इसको आप फर्दर छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दैट इज द अल्टीमेट, दैट इज it is the smallest particle. ये सबसे छोटा पार्टिकल है। Then he said कि atom can neither be created nor destroyed. This is also again same, which was said by Kanaad. Then he said कि atoms of same element means एक ही एलिमेंट के are all alike means एक ही एटम्स, एक ही एलिमेंट के अगर आप सारे एटम देखेंगे तो सारे के सारे सेम होंगे। मीन्स अगर आप देखें गोल्ड के सारे एटम तो दे विल बी सेम। सेम का मतलब क्या है? उनका सेम शेप होगा, सेम साइज होगा, सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, एवरीथिंग विल बी सेम। ये आपका डाल्टन ने कहा। नेक्स्ट इज सेड कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स
आर टोटली डिफरेंट। मीन्स डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। यानी कि अगर गोल्ड का एटम है तो आयरन से डिफरेंट होगा, आयरन का एटम सोडियम से डिफरेंट होगा, सोडियम का एटम एल्यूमिनियम से डिफरेंट होगा, एंड ऑल दीज एटम्स विल बी डिफरेंट। यानी कि उनकी शेप, उनका साइज, उनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, उसने कहा कि एटम्स कंबाइन इन डेफिनेट रेशो बाय मास टू फॉर्म कंपाउंड एटम। एंड ही यूज द वर्ड कंपाउंड एटम, उसने मॉलिक्यूल नहीं कहा था। आज के टाइम में टुडे यू सेड इज मॉलिक्यूल। तो किसने कौन सा वर्ड यूज किया अभी स्पेसिफिक है। ही सेड कंपाउंड एटम, ही डिड नॉट से मॉलिक्यूल, एंड टुडे यू से दिस कंपाउंड एटम टू बी मॉलिक्यूल। आज इसी कंपाउंड एटम को आप मॉलिक्यूल कहते हैं। तो बेसिकली ये आपके 6 पॉइंट्स थे जो डाल्टन ने किए। सेम थिंग यू हैव रेड इन क्लास 9th ऑल्सो। अब ये जो थ्योरी है डाल्टन का, इट वॉज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट फॉर 100 ईयर्स। करीब करीब 100 ईयर्स तक ऑलमोस्ट ये थ्योरी आपका मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी था। हमारे पास इसके अलावा और कोई थ्योरी नहीं था। वी वर नॉट हैविंग एनी एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर किस चीज़ का बना हुआ है, कैसे बनाया है, उसके लिए हमारे पास इसके अलावा दूसरा कोई आंसर नहीं था। तो ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थी। इसी के बेस पर आपने डिफरेंट लॉज हैं आपके, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है। ऑल दोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी से वो सारे ही लॉज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन later on there were certain discoveries and this Dalton's theory was to be rejected। अब देखिए साइंस का मेन चीज़ क्या है कि कभी एक थ्योरी आता है, देन नई डिस्कवरीज होती हैं और हम पुरानी थ्योरी को टेस्ट करते हैं कि वेदर इज़ राइट और रॉन्ग। सही है तो ठीक है, अदरवाइज भी रिजेक्टेड। तो देयर वाज सर्टेन न्यू डिस्कवरीज। इसके बाद कुछ नई डिस्कवरीज हुई जिनके बेस पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। तो हम कह रहे हैं इसका cause of rejection। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसमें आपका सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर and Faraday's laws of electrolysis। सेकेंड आप कहते हैं इसमें डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, एंड थर्ड यू से डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये बेसिकली 3 न्यू डिस्कवरीज हैं जिसके बेस पर आपकी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया वो थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर की। इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर है क्या, इसको समझें। ये सारी चीज़ें बेसिकली एज सच डिस्कस नहीं कही गई हैं आपके यहाँ, बट एनसीईआरटी में इनका जिक्र है। इलेक्ट्रिकल नेचर का भी जिक्र है, डिस्कवरी ऑफ रेडियोएक्टिविटी का भी है, एंड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट दैट इज़ इन डिटेल। ये तो आपको डिटेल पढ़ना ही पढ़ना है, आपका काम इससे भी चल सकता है, बट आप समझिए इनको भी समझना ज़रूरी है। इन्हीं के बेस पर डाल्टन्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। कैसे रिजेक्ट किया गया, ये एक्सपेरिमेंट आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। इफ़ यू हैव 2 ग्लास रॉड्स and rub them with amber, glass rods rubbed with amber। अब ये अंबर क्या है, अंबर इज बेसिकली रेजिनस मटेरियल विच इज़ फाउंड बरीड अंडर द अर्थ। आपका एक रेजिनस मटेरियल है। मिलियंस ऑफ ईयर्स बिफोर जो पाइन ट्रीज आपके हुआ करते थे, व्हेन दे वर बरीड अंडर द अर्थ, जो अर्थ के नीचे दब गए तो उनका जो लेटेक्स है वो सॉलिडिफाई होकर बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अंबर।
इन रॉड्स को जब आप पास लाते हैं तो दे रिपेल ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर। दे रिपेल ईच अदर। अब दूसरी बात करते हैं हम कि इफ यू हैव टू ग्लास रॉड्स, rod with cat skin or silk, and somewhere it is written flannel, they are basically type of cloth, repel each other। आपने दो ग्लास रॉड लिया, ये बेसिकली इलेक्ट्रिफिकेशन है। जैसे आप कई बार कॉम्ब लेते हैं, कंघे को लेते हैं और हेयर्स पे रब करें, ड्राई हेयर हैं आपके, पानी नहीं होना चाहिए, आप रब करें। रब करने के बाद आप उसको पेपर के पीसेस के पास लाएं, छोटे छोटे पेपर पीसेस हैं तो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। आपका कॉम्ब है, आपने रब किया, इवन प्लास्टिक्स के साथ भी होता है, आपने हेयर पे रब किया इसको और छोटे छोटे पेपर के पीसेस के लाएँ तो पेपर के पीसेस इसके ऊपर स्टिक कर जाते हैं, ये अट्रैक्ट करता है। अब देखिए, जब तक आपने इसको रब नहीं किया तब तक प्लास्टिक इसको अट्रैक्ट नहीं करता है, कॉम्ब इसको अट्रैक्ट नहीं करता है, क्योंकि दोनों न्यूट्रल हैं। लेकिन जब आप रब करते हैं तो ड्यू टू दैट फ्रिक्शन की वजह से इस पर चार्ज डेवलप होता है और ये आपस में अट्रैक्शन करते हैं। अब आपने दो ग्लास रॉड लिया, दोनों ही ग्लास रॉड को रब किया है अंबर से, और अंबर से दोनों सेम है। देखिए, रॉड भी ग्लास का है, जिस मेटेरियल से रब किया वो भी सेम है। इट मीन्स जो चार्ज रॉड पर आएगा वो सेम होगा। तो ये दोनों आपकी रॉड्स आपस में एक दूसरे क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। तो इसका जो कंक्लूज़न आता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये जूनियर क्लास में भी पढ़ते हैं हम कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। अब यहाँ देखें आप, दीज टू ग्लास रॉड्स एंड बोथ आर मेड ऑफ ग्लास, दोनों ही ग्लास की बनी है, दोनों की आपने सेम मटेरियल से रब किया है। रब करने के बाद जब दोनों को आप पास लाएंगे दे विल रिपेल ईच अदर, ये रिपेल करती हैं। तो इससे भी कंक्लूजन यही आता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी अगर चार्ज सेम होगा तो रॉड्स रिपेल करेंगे। अब आप क्या करें, एक रॉड आपने ये लिया, एक रॉड ये लिया, वन रॉड हैज़ बीन रब्ड विद अंबर, वन रॉड हैज़ बीन रब्ड विद कैट स्किन। दीज टू रॉड्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है आपकी कि देखें, दोनों रॉड सेम था तो चार्ज सेम है, लाइक वाला तो रिपेल करता है, अब ये अट्रैक्ट कर रहा है, इट मीन्स क्या है, ये चार्ज अपोजिट है। तो यहाँ से कंक्लूजन आता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इट मीन्स अगर चार्ज अपोजिट होगा तो अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर इस तरह से बेसिकली दो तरह के चार्ज आपको दिखाई दिए, वन चार्ज विच इज़ ऑन ग्लास रॉड, वन चार्ज विच इज़ ऑन दिस ग्लास रॉड। एक चार्ज आपका इस ग्लास रॉड पर है जो कि आपका तब आया जब आपने अंबर से रब किया इसको, एक चार्ज है जब आपने ग्लास रॉड को रब किया विद कैट स्किन या सिल्क ऑफ फ्लैनेल। तो एक चार्ज इस रॉड पर है, एक चार्ज इस रॉड पर है, और ये दोनों चार्जेस क्या हो गए, अपोजिट हैं। ये दोनों चार्जेस अपोजिट हैं। यहीं से एक कन्वेंशन आया और हमने ये कहा कि ये जो ग्लास रॉड है अंबर से रब करने वाली, इस वाले को हमने नेगेटिव कहा और इस वाले चार्ज को हमने पॉजिटिव कहा। अब इसमें आज की डेट में आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिव, तो उसके ऊपर लिखा नहीं है, इट्स नॉट रिटन ऑन द इलेक्ट्रॉन कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है दैट इज सिमिलर टू दिस चार्ज, इस चार्ज की जैसा है, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर इस रॉड के पास लाएंगे रिपेल करेगा। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स वो इसके जैसा चार्ज है। दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज नॉट द मैग्नीट्यूड। आपका जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर आप चार्ज कहते हैं नेगेटिव है, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव टाइप है चार्ज का, एक वो टाइप जो आपका इस रॉड के जैसा है, प्रोटॉन का चार्ज इस टाइप का है,
ये बेसिकली नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज अ टाइप ऑफ चार्ज। यहाँ से नेगेटिव एंड पॉजिटिव टाइप के चार्ज आपने दो इसमें इंट्रोड्यूस किए। नेगेटिव पॉजिटिव ये मैग्नीट्यूड नहीं है, यानी कि उसका अमाउंट नहीं चार्ज का, ये केवल उसका टाइप है। अब जो भी चार्ज आपका इस रॉड के जैसा होगा उसको हम नेगेटिव कहेंगे, जो चार्ज इस रॉड के जैसा होगा उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। और बाद में देखने पर जो एक्सपेरिमेंट में आपने बाद में डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हुए, तो इट वाज फाउंड कि इलेक्ट्रॉन हैज़ द चार्ज सिमिलर टू दिस रॉड एंड प्रोटॉन हैज़ द चार्ज सिमिलर टू दिस रॉड। अदरवाइज एक ही कन्फ्यूज़न बच्चों के दिमाग में रहता है कि नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, और इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो बेसिकली कहाँ से नेगेटिव आ रहा है, कहाँ से पॉजिटिव आ रहा है, ये एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो नॉर्मली आपकी बुक्स में नहीं लिखी होती है, और यही कन्फ्यूज़न्स बच्चों को पूरी लाइफ बने रहते हैं कि कहाँ से नेगेटिव आया, कहाँ से पॉजिटिव आया। अब यहाँ पर आपका देखिए, अगर सारे सब्सटेंसेस एटम के बने हुए हैं, एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है और एटम न्यूट्रल है, तो ये चार्ज कहाँ से आया? यहीं से क्वेश्चन राइज होता है कि अगर एटम न्यूट्रल है, उस पर चार्ज नहीं है, तो रब करने पर चार्ज कहाँ से आया? तो रब करने पर चार्ज आता है, इसका मतलब एटम कैन बी डिवाइडेड, यानी एटम डिवाइड होता है। और यहीं से क्वेश्चन शुरू हो गया अगेंस्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि एटम डिवाइड हो सकता है। जब भी आप कॉम को रब करते हैं तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपका इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, हेयर्स और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स आर शिफ्टेड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के चार्ज, यानी कि मैटर के अंदर दो तरह के चार्ज पार्टिकल तो हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के न्यूट्रल हो जाता है। तो एटम न्यूट्रल है, इसके अंदर दो चार्जेस ज़रूर हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। यही सेम चीज़ें बाद में डिस्कवर होकर आई कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। अब सेकंड इसके अंदर आता है आपका, जो हमने कहा अभी आपको, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है, बट एनसीईआरटी में इसको फिनोमिनन को डिस्कस किया गया है। एंड सेम फिनोमिनन यू हैव टू स्टडी इन क्लास 12 फिजिक्स। आपको क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो इट्स मच बेटर। ये डिस्कवरी रेडियो एक्टिविटी था हेनरी बेक्यूरेल। हेनरी बेक्यूरेल एक साइंटिस्ट हैं एंड ही डिस्कवर्ड इन 1898। उन्होंने डिस्कवर किया कि देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जस्ट लाइक यूरेनियम एंड रेडियम। कुछ सब्सटेंसेस हैं नेचुरल में, एलिमेंट्स हैं, जैसे कि रेडियम है, यूरेनियम है, और इन एलिमेंट्स में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि दे रेडिएट सम पेनिट्रेटिंग टाइप ऑफ रेडिएशंस। उसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती रहती हैं हमेशा, और वो रेडिएशंस कैसी निकलती हैं उसको स्टडी किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और ये रदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप देखेंगे तो सेटअप से कुछ और चीज़ भी आपको याद आएगी। दिस इज अ लेड बॉक्स एंड हियर अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ बीन प्लेस्ड। आपने क्या रखा है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मीन्स it can be uranium, it can be radium, it can be thorium, बहुत से रेडियो सब्सटेंसेस हैं। अब लेड इसलिए रखा गया है कि लेड हैज़ द प्रॉपर्टी कि लेड एब्जॉर्ब्स रेडिएक्टिव रेडिएशंस। लेड जो है रेडिएक्टिव रेडिएशंस को, जो रेडिएक्टिव रेज निकलती हैं रेडियम में से, यूरेनियम में से, उसको एब्जॉर्ब करता है। अब इसमें से जितनी रेज इधर निकलेंगी तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी एंड दीज रेज विल कम आउट। इन रेज को हम पास करते हैं लेड प्लेट्स के बीच में से, स्मॉल होल इन द लेड प्लेट्स। अब स्मॉल होल से हमने पास किया इसको, और पास करने के बाद व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि जितनी रेज यहाँ आएंगी दे विल बी ब्लॉक्ड, दे विल बी स्टॉप्ड, ये तो सारी रुक जाएंगी। जो एक सीधा सिंगल बीम है दैट विल बी एबल टू क्रॉस थ्रू इट। सिंगल बीम मिलेगा, वो सीधा आपका सीधा चलते चला जाएगा। अब इस रे को हम क्या करते हैं, वी पास इट थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट से आप इसको पास करते हैं। जब आप इसको पास करते हैं देन इट इज़ ऑब्जर्व कि दिस सिंगल रे
splits into 3 parts। यही रे आपका 3 पार्ट में आपकी स्प्लिट हो जाती है। एक पार्ट आपका बेंड हो जाता है टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव तरफ एंड हुआ, नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट हुआ, इट मीन्स इस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं अल्फा रे। वन पार्ट टर्न्स टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, अब पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट हुआ, इट मीन्स पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, इसको हम कहते हैं बीटा रेज, और वन गोज स्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड गामा। यहाँ से 3 चीज़ें निकल के आती हैं इस एक्सपेरिमेंट में कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स का ही बना हुआ है। तो एटम के अंदर 3 तरह के रेज निकल रहे हैं, और ये रेज जो है आपको पता कब लगता है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं। वन रे, वन पार्ट बेंड्स टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, एक अट्रैक्ट होता है नेगेटिव प्लेट की तरफ, इट मीन्स पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, जो इधर बेंड होता है उस पर नेगेटिव है, जो सीधा चला गया वो न्यूट्रल है। इट मीन्स एटम में से पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल 3 चीज़ें निकलती हैं। अगर पार्टिकल की बात करें तो बेसिकली जो गामा रेज हैं, ये गामा वाला, तो एक्चुअली दे आर रेज लाइक सनलाइट, जस्ट लाइक सनलाइट है, और एक्स रेज हैं, इसी तरह की गामा रेज होती हैं। ये रेज हैं, लाइट की रेज हैं, बट दीज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और जो अल्फा रेज हैं, एक्चुअली दे आर मेड अप ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा रेज मीन्स दे आर मेड अप ऑफ alpha particles, and this is basically helium nucleus. Helium is an inert gas, आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि 2He4। हीलियम के अंदर न्यूक्लियस में there are 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल। ये आप 9th क्लास पढ़ते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को आप निकाल दें तो व्हाट इज लेफ्ट, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। 2 इसका एटॉमिक नंबर है, मास नंबर इज 4, मास नंबर इज 4। ये 2He4, यही पार्टिकल बेसिकली यहाँ पर आपका आता है अल्फा रेज में। एंड बीटा रेज दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी इस वक्त तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरीज नहीं हुई थी, बट मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन इससे कंक्लूजन ये निकला कि न्यूट्रल एटम रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में से आपके 2 तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल निकलते हैं। इट मीन्स एटम कैन बी डिवाइडेड। तो यहीं से आपका कंक्लूजन आता है कि एटम कैन बी डिवाइडेड। तो एटम अगर डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स डाल्टन की थ्योरी यूजलेस है, दैट हैज़ टू बी रिजेक्टेड। आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि इसकी डिस्कवरी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, और अल्फ़ा बीटा गामा रेस की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस, इनके बहुत सारे लॉज हैं। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, काइनेटिक्स में भी पढ़ते हैं आप, और 12th क्लास फिजिक्स में पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में एक चीज़ें हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा शॉर्ट पे जितना हमें ज़रूर है एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग वही हम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये आपको काफ़ी डिटेल में दिया गया है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली इट इज अ ग्लास ट्यूब मेड अप ऑफ हार्ड ग्लास। हार्ड ग्लास का एक ट्यूब है एंड इट इज फिटेड विद 2 इलेक्ट्रोड्स। मेटल की 2 प्लेट्स होती हैं, दोनों एंड पर इसको फिट कर देते हैं और दोनों ही प्लेट्स को आप अटैच कर देते हैं विद इलेक्ट्रिसिटी। हाई वोल्टेज सप्लाई एंड साइमल्टेनियसली यहां पर लगाया जाता है इसके अंदर सक्शन पंप। सक्शन पंप मीन्स विच विल सक आउट द एयर। Here it is suction pump. ये बेसिकली डिस्चार्ज ट्यूब है। सिंपल
एक हार्ड ग्लास का ट्यूब है, हैवी ग्लास है, दोनों तरफ इसको फिट किया हमने, मेटल की प्लेट्स हैं, मेटल की प्लेट्स दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। जो नेगेटिव प्लेट से अटैच होगा दैट इज कैथोड, पॉजिटिव से अटैच होगा दैट इज एनोड। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो हो गया, ये आपका लेफ्ट वाला जो है दैट इज कैथोड एंड राइट वाला है दिस इज एनोड। एंड डिफरेंट साइंटिस्ट दे परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन डिस्चार्ज ट्यूब। इसके ऊपर काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं जिसमें आपके जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, क्रोक्स, पेरिन प्लकर, डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, बट यहाँ पर हम लोग नॉर्मली बात करते हैं जे थॉमसन और गोल्डस्टीन की। इन ट्यूब्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट जो हुए हैं, सबसे पहले हम बात करें जे थॉमसन की। जे थॉमसन ने डिस्कवरी किया कैथोड रेज, और कैथोड रेज के अंदर उन्होंने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड रेज कैसे डिस्कवर किया, वही सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ते हैं। अब यहीं पर बात करते हैं कैथोड रेज, एंड इन कैथोड रेज देयर इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय जे थॉमसन। अब देखिए, इसमें डिस्चार्ज ट्यूब में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करें, बीच में फिल क्या है, एयर है, कोई भी गैस हो सकती है। एयर को हम कहते हैं कि दैट इज़ अ नॉन कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर एयर है तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, यानी बिटवीन कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन एनोड कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ एक स्पेशल कंडीशन आती है कि एयर बिकम्स कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इज़ वेरी लो एंड वोल्टेज इज़ वेरी हाई। अगर वोल्टेज बहुत हाई हो और प्रेशर आप इसके अंदर लो कर दें, प्रेशर करते करते आपने 0.001 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। प्रेशर आप हमेशा मिलीमीटर ऑफ मरकरी मेजर करते हैं, अगर आपको मालूम हो ठीक है, अदरवाइज छोटा सा जल्दी से हम बता देते हैं। यहाँ का रेफरेंस नहीं है, ये बेसिकली बैरोमीटर से आपका आता है, एंड बैरोमीटर इज टॉट इन जूनियर क्लासेस। आपको किसी भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं, ट्रफ है फिल्ड विद मरकरी, आपने एक लॉन्ग ट्यूब में मरकरी फिल करके इस ट्यूब को आप मरकरी के ट्रफ में डाल देते हैं। दिस इज फिल्ड विद मरकरी। इनिशियली इसके अंदर पूरा मरकरी है। जब आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर एयर का प्रेशर है, यहाँ मरकरी डाउनफॉल होगा, बट बिकॉज ऑफ दिस एयर प्रेशर मरकरी की इसके अंदर जो हाइट आती है दैट इज हियर एक्चुअली इट इज 76 सेंटीमीटर। ये जब भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है तो एयर में प्रेशर इसका इतना ही आता है हाइट। सी लेवल पर अगर आप इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे दिस कॉल्ड बैरोमीटर, तो ये 76 सेंटीमीटर आता है। यानी ये हाइट जो आपका है, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इज़ द मेजर ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर ये प्रेशर 0.001 mm ऑफ Hg हो गया। इसके कंपेरिजन आप सोच सकते हैं कितना नीचे होगा प्रेशर। तो प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय इवैक्यूएटिंग गैसेज। सक्शन पंप आप ऑपरेट करेंगे, सक्शन पंप चला करके इसके अंदर की एयर आप निकाल देंगे। एयर निकालने के बाद जब प्रेशर बहुत कम हो जाता है तब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। देन इट इज़ ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया कि ये जो आपका ग्लास रॉड है इसको किया एक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से, या फ्लोरेसेंट मटेरियल भी आप ले सकते हैं जिस लाइक जिंक सल्फाइड। उसका पर्पस क्या है कि रेज जब यहाँ से निकलती हैं आपको दिखाई नहीं देती, तो देखने के लिए हम इसको पेंट कर देते हैं फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से। तो ये देखा गया कि इधर आपका इस पार्ट में अ ल्यूमिनेसेंस ऑफ लाइट, ग्लो ऑफ लाइट, और कह सकते हैं आप ल्यूमिनेसेंस ऑफ लाइट। ल्यूमिनेसेंस और ग्लो ऑफ लाइट is seen on the glass wall against cathode के against, और you can say back wall of anode।
कैथोड के अगेंस्ट का वॉल या एनोड के पीछे का वॉल। इस वॉल पर उन्होंने देखा कि एक बिल्कुल शाइनिंग आपकी लाइट की आती है, ग्लो ऑफ लाइट आता है। इसका मतलब क्या है कि इधर से कुछ रेज आपकी आ रही हैं एंड व्हेन दीज रेज दे कोलाइड विद दिस वॉल, जब इस वॉल के साथ कोलाइड करती हैं तब यहाँ पर उससे एक आपकी शाइनिंग आती है। तो ये जो रेज आपकी हैं हम ये मानते हैं कि दे आर कमिंग आउट ऑफ कैथोड, कैथोड की तरफ से चल रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं। एनोड की तरफ जा रही है, इट मीन्स पर कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। एनोड पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होंगे। ये जो रेज हैं इन्हीं रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया आपका जे थॉम्सन ने इसी एक्सपेरिमेंट में। वो प्रॉपर्टीज़ आप जल्दी से देखें, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेस पर आप इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी समझ पाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं तो कैसे पता लगेगा, इसके लिए क्या किया गया कि कैथोड रेज में सेम एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा छोटा हमने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ से कैथोड रेज निकल के चल रही हैं एंड हियर वी प्लेस अ मेटल क्रॉस। यहाँ पर एक मेटल का क्रॉस रख देते हैं आप। मेटल क्रॉस रखने पर इसकी शैडो यहाँ बनती है। अब इस शैडो बनने का मतलब क्या है, शैडो तभी बनती है जब लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे। जैसे सपोज आप कहें कि सनलाइट है और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं तो यहाँ शैडो बनती है। शैडो क्यों बनती है, क्योंकि लाइट आपकी जितनी रेज आती हैं दे आर स्टॉप्ड बाय यू, आपसे रुक गई। अगर सनलाइट ऐसे ट्रैवल करके आ जाती फ्रॉम एनीवेयर, यानी जिगजैग चल सकती हो, तो शैडो नहीं बनेगा। शैडो कहाँ बनता है, जहाँ लाइट नहीं है, डार्कनेस है। अगर लाइट ऐसे ट्रैवल करके आ जाए तो शैडो नहीं बनेगा। इट मीन्स लाइट आपकी स्ट्रेट लाइन में आती है, तो ये कैथोड रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो पहली प्रॉपर्टी दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड कहते हैं कि कैथोड रेज आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स का पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके पाथ में वी प्लेस अ लाइट पैडल व्हील, बहुत बारीक सा छोटा पतला सा पिन व्हील रख देते हैं। एंड पिन व्हील रखने पर हम देखते हैं कि दिस पिन व्हील स्टार्ट्स रोटेटिंग। ये आपने एक व्हील रखा और व्हील को आपने बीच में लगा दिया, तो व्हेन कैथोड रेज दे स्ट्राइक विद इट, स्ट्राइक करने पर व्हील को रोटेट कर देती हैं। अब अगर ये कैथोड रेज केवल रेज हों, इफ़ दे आर ओनली रेज, तो रेज से कभी व्हील टर्न नहीं होता है। जैसे सनलाइट गिरने से व्हील टर्न नहीं होता है। व्हील टर्न तब होगा जब इस पर कोई चीज़ सॉलिड ऑब्जेक्ट टकराएगा। इट मीन्स दीज रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट कहते हैं कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। नेगेटिव चार्ज आप कैसे कह सकते हैं, क्योंकि दे आर मूविंग टुवर्ड्स एनोड। एनोड पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ चलती हैं। इट मीन्स इन पर कैसे चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। इस चीज़ को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अभी तक कैथोड रेज स्ट्रेट जाती थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो दीज रेज दे स्टार्ट बेंडिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट एंड द ग्लो ऑफ लाइट, जो ग्लो आपको यहाँ मिलता था वो इधर मिलता है। इट मीन्स रेज बैंड हो गई पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव अट्रैक्ट हुई। इट मीन्स चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हम कहते हैं कि कैथोड रेज दे पजेस वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वैसे आपको उसमें भी दिख रहा है कि व्हील को टर्न कर पाए, इसमें एनर्जी होगा तभी है। मूवमेंट है तो काइनेटिक एनर्जी होगा। और एक दूसरा तरीका है कि आप इसके पाथ में, हम यहाँ पर इसके पाथ में एक मेटल की फॉयल रख देते हैं, थिन मेटल फॉयल। अब थिन मेटल फॉयल रख दें तो इट बिकम्स रेड हॉट,
थोड़े टाइम बाद ये बिल्कुल रेड हॉट हो जाती है। रेड हॉट क्यों हो जाती है? क्योंकि ये रेस कंटिन्यूस टकराते टकराते टकराते, जैसे आप आयरन का पीस है, आपको हैमर से कांस्टेंट स्ट्राइक करें, करते करते रेड हॉट हो जाता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है। सेम वे अगर यहाँ पर आप एक मेटल की प्लेट रख देंगे, इट विल बिकम रेड हॉट। रेड हॉट हो जाएगा क्यों? क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या हैं आपकी? कैथोड रेज प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि कैथोड रेज प्रोड्यूस luminescence on phosphorescent and fluorescent material. एंड एक स्पेसिफिक टर्म आता है scintillations on zinc sulfide screen. Scintillation means they are basically bright spots of light, tiny specks of light. ये जो आपके टीवी सेट्स होते हैं, टुडे यू आर यूजिंग एलईडी सेट्स, इससे पहले आप एलसीडी यूज़ करते थे, इससे भी पहले जो आप टीवी सेट्स यूज़ करते थे उसमें आपने देखा होगा कि जो आपकी टीवी की स्क्रीन है इसके पीछे एक इस तरीके से बॉक्स आपका हुआ करता था और एक डिवाइस इसके अंदर यूज़ होती थी पिक्चर को देखने के लिए, उसको हम पिक्चर ट्यूब कहा करते थे। बेसिकली जो पिक्चर ट्यूब इसके अंदर होती थी दैट वाज कैथोड रे ट्यूब, यही ट्यूब हुआ करती थी। एंड दिस स्क्रीन जो आपकी हुआ करती थी दैट वाज जिंक सल्फाइड स्क्रीन। तो जब ये रेज टकराती थी तो इस पर जो ब्राइट लाइट आपकी प्रोड्यूस होती है दैट क्रिएट्स द इमेज, उसी से आप इमेज देख पाते हैं, आप मूवी देख पाते हैं। तो ये आपका सिंटिलेशन प्रोड्यूस करती हैं किस पर? जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर। एक और प्रॉपर्टी है इसके अंदर खास, अब ये सेम प्रॉपर्टी सेम तरीके से आप स्टडी करेंगे एनोड रेज के अंदर भी, बट स्लाइट डिफरेंसेस, थोड़ा सा डिफरेंसेस आएंगे 2 पॉइंट में। एक आपके चार्ज में आएगा, एक आपके एक्सरेज में जो बताने वाला हूँ, और E/M रेशो, 3 जगह पर डिफरेंस आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि कैथोड रेज दे प्रोड्यूस एक्सरेज, दे प्रोड्यूस एक्सरेज व्हेन दे कोलाइड और दे स्ट्राइक विद द मेटल ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट आपका किया था रॉन्टजन ने। रॉन्टजन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेसिकली डिस्कवर किया एक्सरेज को, और यही एक्सरेज आपकी यूज़ होती हैं आजकल फ्रैक्चर्स को, बोन फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए। आपने सक्शन पंप लगाया, सक्शन पंप से एयर प्रेशर रिड्यूस किया इसके अंदर, इधर आपने कैथोड और एनोड लगाए, अटैच देम विद इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज लगाते हैं, कैथोड रेज निकलती हैं, एंड दीज कैथोड रेज बीच में हम लगा देते हैं यहाँ पर अ मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, जैसे जस्ट लाइक टंगस्टन। तो व्हेन दीज रेज दे कोलाइड विद दिस मेटल, देन यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं एक्स रेज। यही एक्स रेज हम यूज़ करते हैं आजकल बोन फ्रैक्चर्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो कैथोड रेज दे आर कन्वर्टेड टू एक्स रेज व्हेन दे कोलाइड विद मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो आता है आपका कि जो कैथोड रेज हैं, द नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। यानी कि जो इलेक्ट्रोड है, जो मेटल आपने लिया वो आप चेंज कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो गैस है उसको चेंज कर सकते हैं, आप इसके अंदर एयर ले सकते हैं, आप इसके अंदर हाइड्रोजन ले सकते हैं, आप इसके अंदर हीलियम ले सकते हैं, कोई भी गैस ले सकते हैं। गैस कोई भी लेंगे, गैस कोई भी लें, बट नेचर ऑफ कैथोड रेज रिमेन्स सेम। तो एक पॉइंट आता है कि नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड on the nature of gas or electrode. Nature of gas filled in discharge tube, or even on
द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। मीन्स इलेक्ट्रोड आप अलग अलग मेटल यूज़ करें, कोई सा भी मेटल यूज़ करें, इसको चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर गैस फिल किया उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैथोड रेज जो निकलती हैं वो सेम निकलती हैं, हर बार सेम निकलती हैं। अब इन रेज में आप कहें कि इसको आप पहचानें कैसे कि सेम कैसे हैं, तो सेम पता करने का तरीका जॉर्ज थॉमसन ने निकाला कि उन्होंने ही कैलकुलेटेड E/m रेशो। E/m रेशो, E/m, E मीन्स चार्ज, m इज मास। अभी रेज हमने कहा बहुत फाइन पार्टिकल्स की बनी हुई है, रेज भी नहीं दिखाई देती हैं आपको रेज नहीं दिखाई देती। रेज दिखती कब हैं? जब ये स्ट्राइक करती है विद द ग्लास वॉल, इस बीच में आपको रेज नहीं दिखाई देती हैं। यहाँ दिखती हैं जब स्ट्राइक करती हैं फ्लोरिसेंट मटेरियल से, अदरवाइज आपको रेज दिखाई नहीं देंगी। तो इन रेज को हम पहचानें कैसे? ऐसी रेज जिसमें आपका चार्ज बहुत कम है, मास बहुत कम है। आप मास तो मानते नहीं रेज के अंदर, तो ऐसे केस में चार्ज और मास की जो रेशो निकाली जाती है वो स्पेसिफिक आती है। और इस केस में जो चार्ज टू मास रेशो आती है दैट इज़ 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर केजी। ये एक स्पेसिफिक मेजरमेंट है, ये अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद इस पर 2 एक्सपेरिमेंट हमें और करने हैं, एक है E/m रेशो और एक हम करेंगे मिलिकन सॉइल ड्रॉप मेथड। उससे हम मेज़र करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेज़र करेंगे। अब ये जो E/m रेशो है ये सेम आता है आप कितना भी गैस को चेंज करें, चाहे आप इसके अंदर मेटल को चेंज करें, E/m रेशो सेम रहती है। यानी कि हर बार कैथोड रेज के अंदर का चार्ज और मास सेम रहता है। इसका मतलब कैथोड रेज के अंदर पार्टिकल हमेशा सेम रहता है। ये पार्टिकल कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। यही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। यहाँ से डिस्कवरी आती है आपकी इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन कैथोड रेज। यानी कैथोड रेज के अंदर जो पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। इसको मेजरमेंट के लिए आप करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट E/m रेशो कैसे मेज़र किया जाएगा। इसमें हालांकि आपके यहाँ एक छोटा सा केवल एक डायग्राम है, डेरिवेशंस वगैरह नहीं है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा सा कोशिश करें समझने की, ये आपको हेल्प करेगा क्लास 12th में। 12th फिजिक्स में आपका ये कंप्लीट सेटअप है, इसका डेरिवेशन है और वहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ उसको पढ़ें, उससे पहले यहाँ समझ लें, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा समझने में। अब देखिए जे थॉमसन ने जो काम किया, क्या E/m रेशो मेज़र किया। E/m रेशो मेज़र करने के लिए उन्होंने वही डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वाला सेटअप है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि टीवी सेट्स के अंदर जो पुराने टीवी सेट्स होते थे उसमें जो पिक्चर ट्यूब होती थी, उसी के लिए एक वर्ड यूज़ किया गया था CRT, कैथोड रे ट्यूब। CRT कैथोड रे ट्यूब, और समटाइम इट इज़ ऑल्सो रिटन एज CRO कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। ये वर्ड आपको फिजिक्स में मिलेगा। अब इस CRT ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या किया, दिस कैथोड, एनोड की ये प्लेट है और एनोड प्लेट के अंदर एक छोटा सा होल है। इस होल के थ्रू कैथोड रेज निकलेंगी। अब यहाँ से कैथोड रेज से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जो रेज निकलेंगी, वो रेज आपकी स्टॉप हो जाएंगी बाय दिस प्लेट एनोड से। यहाँ आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। बट ओनली दोज रेज विच विल बी एबल टू क्रॉस टू स्मॉल होल, बीच में जो स्मॉल होल है इससे रेज निकल कर बाहर आएंगी और एक सिंगल बीम आपका आगे जाएगा। अब आगे हमने क्या किया, इसमें परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया है। ये आपका मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल है। मैग्नेट आप 2 तरह के पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं आप बार मैग्नेट, जो नॉर्मली आप लोग देखते हैं इस तरह का होता है, और एक होता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू जैसे घोड़े के पैर में आपका शू लगता है, उस तरह का मैग्नेट, इस शेप में। ये आपका ट्यूब है, ऐसे माने कि आपकी ये ट्यूब है। इस ट्यूब पर परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में है। इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। 2 प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाया आपने। ये जो आपने लगाया है इसको यू शेप में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया गया। मीन्स ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अब अगर आपका कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ना लगाए, कोई फील्ड नहीं है, उस केस में रेज आपकी सीधी जाएंगे, स्ट्राइक करेंगे पॉइंट बी पर। अब आप इसमें क्या करें कि सपोज़ केवल आप लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रेज आपकी टर्न हो जाती हैं और पॉइंट ए पे स्ट्राइक करती हैं। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, केवल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो ये टर्न होकर आपकी पॉइंट सी पर करती हैं। अब इसमें जो डिफ्लेक्शन आया
यहाँ पर थोड़ा देखने वाली चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आपकी बुक्स इसको स्ट्रेट लाइन मूवमेंट दिखाता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मूवमेंट नहीं होता है। जब डिफ्लेक्ट होगा तो सीधी लाइन नहीं होगी, इट विल बी ऑलवेज अ कर्व, एंड कर्व मीन्स आप तरीके से इसको स्फीयर मान सकते हैं। अगर इसको आप एक्सटेंड करेंगे, इसी कर्व को अगर आप एक्सटेंड करते चले जाएँ, दिस विल बी पार्ट ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर स्फेरिकल मोशन है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते हैं, जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे आप क्लास 11th में। अब इसमें आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया, और इस तरह से एडजस्ट करते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को, दोनों को इक्वल कर देते हैं, जिससे कि रे आपकी दोबारा से बी पर आकर लगे। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को न्यूट्रलाइज कर देंगे, दोनों का फोर्स इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा, रेज आपकी सीधी जाकर बी पर लगेंगी। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला, निकलते वक्त वेलोसिटी नहीं है, स्पीड बढ़ती है। क्यों? क्योंकि एनोड अट्रैक्ट करता है। एनोड कैसा है? पॉजिटिव है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल इस एनोड का होगा, जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी, उतनी इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, काइनेटिक एनर्जी रेस की होगी, ½ mv² विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E इंटू वी, ये पोटेंशियल है आपका। अब इससे आप v² निकालें तो ½ mv² EV, v² विल बी EV अपॉन m, एंड v निकालेंगे तो दैट विल बी अंडर रूट आपका आ गया। अब इसमें दूसरी चीज़ आती है कि ये तो हो गया आपका v, आपने निकाल लिया। अब हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जब ये आपका ऐसे घूम कर आ रहा है, सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है दैट इज mv² अपॉन r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब इस फोर्स को आपने मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल कर दिया, EVB दोनों इक्वल हो गए। इक्वल होने से अब ये mv² अपॉन r एंड EVB ये दोनों इक्वल है, तो E अपॉन m इधर शिफ्ट करिए, V भी इधर शिफ्ट कर दिए, 2v अपॉन b² r²। आप इसकी वैल्यू, कितना वोल्टेज अप्लाई किया, कितना मैग्नेटिक फील्ड किया, कितना इसका रेडियस था, ये जो आपका इसमें वेव, जो आपकी लाइट कैथोड रेज टर्न होकर आई हैं, ये जो आप सर्कल बनेगा, इस सर्कल का रेडियस, इन दोनों का सबको वैल्यू रखने के बाद आंसर आपका था 1.75 10⁻11 कूलम्स पर kg। अब इससे उन्होंने निकाला E/m। कैथोड रेज में कोई भी आपने गैस भरे, आप हीलियम भरे, नियॉन भरे, हाइड्रोजन भरे, एयर लें, कुछ भी लें, हमेशा E/m की वैल्यू यही आती है। इसका मतलब कि हमेशा कैथोड रेज के अंदर एक ही पार्टिकल है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो कैथोड रेज में प्रेजेंट होता है, ये फंडामेंटल पार्टिकल है। यानी हर एक गैस में, हर एक मेटल में है। इसको फंडामेंटल पार्टिकल मान लिया हमने, इट मीन्स हर मैटर में है, तो यानी सब के सब एटम्स के अंदर पार्टिकल ज़रूर होगा। इसी पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से चार्ज और मास का रेशो निकला, अभी मास नहीं निकला है। अब इसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए, मिलिकन, R.A. मिलिकन, और उन्होंने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए उनका एक एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ऑयल ड्रॉप मेथड में कि कंपार्टमेंट है, इस कंपार्टमेंट में यहाँ उन्होंने लिया एक एटोमाइज़र। एटोमाइज़र मीन जस्ट लाइक एक स्प्रे है, जैसे आप बार्बर शॉप पे जाते हैं, स्प्रे किया जाता है, उस तरह का इक्विपमेंट है। ये एटोमाइज़र है, मीन्स स्प्रे करेगा तो इसकी बहुत फाइन ड्रॉपलेट्स बनाता है। यहाँ हमने ऑयल भरा, ऑयल को स्प्रे करेंगे इसको पंप करके, तो ऑयल की फाइन ड्रॉपलेट्स बनेगी। 2 प्लेट्स आपने ले रखी हैं, दीज प्लेट्स दे आर अटैच विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ आपका पॉजिटिव है, यहाँ आपका नेगेटिव है। अब ये ऑयल की जब आप ड्रॉपलेट्स इसमें स्प्रे करेंगे, तो ऑयल की ड्रॉपलेट्स ये कोलाइड करेंगी किसके साथ? एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ। एयर मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करने पर इनमें से निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन निकलने पर इस पर चार्ज आ जाता है, वो ड्रॉप आपकी स्मॉल होल से होकर के बीच में आएगी। अब ड्रॉपलेट नीचे गिरेगी, क्योंकि उसमें क्या है? वेट है। वेट क्या होता है? W = mg। उस वेट की वजह से नीचे गिरेगी, तो W = mg, वेट तो नीचे लग रहा है। अब हम इस पर लेकर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव चार्ज ड्रॉप अट्रैक्ट होगी पॉजिटिव की तरफ और रिपेल होगी नेगेटिव से। नेगेटिव प्लेट रिपेल करेगी, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगी, तो इधर इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा EV। तो EV और mg हम क्या करते हैं? इन फोर्सेस को, इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना लगाते हैं कि ये ड्रॉपलेट आपकी स्फेरिकल, आपकी स्टेशनरी हो जाती है, मीन्स यहीं रुकी रहती है हवा में बीच में। इट विल बी सस्पेंडेड इन द एयर, एयर में सस्पेंड रहे, ना नीचे गिरे ना ऊपर जाए। इट मीन्स इस कंडीशन में ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों इक्वल हो गया। जिसको देखने के लिए हम यहाँ एक टेलीस्कोप लगाते हैं कि ड्रॉपलेट आपकी स्टेशनरी है। इस कंडीशन में जब ड्रॉपलेट स्टेशनरी है तो नीचे लगने वाला फोर्स mg,
और ऊपर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों इक्वल हो गई, E=mg। और यहाँ से इसमें आपकी पोटेंशियल, मास ऑफ ड्रॉपलेट एंड जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 9.8। इसको रख के आप चार्ज निकालते हैं और चार्ज की वैल्यू ये देखा गया, जो मिलिकन ने देखा कि ऑलवेज इट इज़ इन मल्टीपल ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19। यानी जो ऑयल ड्रॉपलेट्स आती हैं उस पर हमेशा चार्ज इसके मल्टीपल पर होता है। सबसे छोटा चार्ज जो डिटेक्ट किया गया दैट वाज दिस मच। यानी हमेशा जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल जो होगा उस पर चार्ज इतना होगा, और यही चार्ज उन्होंने माना आपका इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर इसमें मेज़र हुआ चार्ज, यहाँ E/m। अगर आपके यहाँ E/m है ये और चार्ज भी है तो आप मास भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसका, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं अभी। अब आपके पास क्या है, E/m 1.75 इंटू 10⁻11 इज E/m। E हमने निकाल लिया, कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, तो m विल बी, m किसके इक्वल होगा, E/1.75 इंटू 10⁻11। E चार्ज आपने ये निकाला है, इसको निकाल करके आप E रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.75 इंटू 10⁻11, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका मास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, एंड दैट मास इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ग्राम से मिलेंगे तो -28 आएगा। तो यहाँ से आपका मास निकलता है, चार्ज निकलता है, E/m निकलता है। यानी कि ये मेथड्स वो मेथड्स हैं जिनसे आप इलेक्ट्रॉन्स जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जो इतने छोटे पार्टिकल हैं, उनका भी चार्ज भी निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है कैथोड रेज ट्यूब एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं एनोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सेम एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके, यही एक्सपेरिमेंट यूज़ करके आप प्रोटॉन के केस में E/m निकाल सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका एनोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। यही सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पहले आपका जे थॉमसन ने किया है, वही सेम एक्सपेरिमेंट डिफरेंट लोगों ने किया है। और इसमें जो प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है दैट इज़ टू गोल्डस्टीन। सेम डिस्चार्ज ट्यूब, इट इज़ फिटेड विद कैथोड एंड एनोड। यहाँ पर आपने कैथोड लगाया है, इधर आपका एनोड है, और इसको डिस्चार्ज ट्यूब को आपने फिट किया था, इधर आपने बहुत हाई वोल्टेज लगाया है, इधर आपने सक्शन पंप लगाया था जिससे कि आप एयर सक कम करें। इट इज सक्शन पंप, और यू कैन से वैक्यूम पंप, जो यहाँ से एयर सक करेगा तो प्रेशर रिड्यूस होगा, क्योंकि बीच में एयर भरा है। एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कब, जब आपका दो ही कंडीशन है, इफ़ वोल्टेज इज़ वेरी हाई एंड प्रेशर इज़ वेरी लो। अब यहाँ पर आपने देखा था कैथोड रेज में कि सर्टेन रेज आर कमिंग आउट ऑफ द कैथोड। कैथोड की तरफ से कुछ रेज निकलती हैं, और यहाँ पर आकर के ऑन दिस ग्लास वॉल, ये आपका कैथोड है लेफ्ट साइड में नेगेटिव प्लेट, और यहाँ एनोड है राइट साइड में। इधर आपका ल्यूमिनेसेंस ऑफ लाइट, ल्यूमिनेसेंस मीन्स ग्लो ऑफ लाइट, ग्लो ऑफ लाइट इज फॉर्म्ड। तो आपने माना था कि कुछ रेज आपकी कैथोड की साइड से निकल के आ रही हैं और यहाँ ग्लास वॉल पे टकराती हैं, दे प्रोड्यूस ल्यूमिनेसेंस। अब इस एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा चेंज किया आपकी गोल्डस्टीन ने, और गोल्डस्टीन ने जो कैथोड है इसको परफोरेटेड लिया। परफोरेटेड मीन्स एक जो प्लेट है उस प्लेट को उन्होंने बीच में होल्स दिए, इट वॉज हैविंग सर्टेन होल्स। और इन होल्स बनाने के बाद उन्होंने देखा कि जैसे उधर आपको रेज ल्यूमिनेसेंस मिलती थी, सेम टाइप का ल्यूमिनेसेंस यहाँ भी प्रोड्यूस हो जाता है।
मीन्स ऑन द बैक वॉल ऑफ कैथोड, अ ल्यूमिनेसेंस ऑफ लाइट, luminescence or glow of light is formed on this glass wall also. जैसे यहाँ से कैथोड रेज निकल के जाती है कैथोड से और स्ट्राइक करती हैं और आपको एक चमक दिखाई देती है, शाइनिंग दिखाई देती है, आपको पता लगता है इधर से कुछ रेज आ रही हैं। सेम वे ये माना गया कि इधर से आप कुछ रेज आपकी एनोड साइड से आ रही हैं और इन चैनल्स के थ्रू, इन होल्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं। इनको हमने नाम दिया एनोड रेज। इसी रेज के लिए हमने वर्ड यूज़ किया एनोड रेज। अब ये एनोड रेज क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि वी एज्यूम दैट दे आर कमिंग आउट ऑफ एनोड, इन्हीं को हमने नाम दे दिया एनोड रेज। और इसी के लिए एक और वर्ड यूज होता है कैनाल रेज। कैनाल रेज बिकॉज दे ट्रेवल थ्रू चैनल्स, बीच में चैनल्स के थ्रू ट्रेवल करती हैं। अगर ये परफोरेटेड है तभी आपको दिखाई देता है, अदरवाइज पर ये दिखाई नहीं देता है। अब इन एनोड रेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर है जैसे आपकी कैथोड रेज की थी। थोड़ा सा डिफरेंस है कि एनोड रेज आपकी दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, कैथोड रेज नेगेटिव थी। तो आपने क्या किया था? आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था ऐसे कि उनको पास किया था इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब आपको क्या करना है? सेम तरह का एक्सपेरिमेंट है। आपकी कैथोड रेज आ रही हैं, कैथोड रेज जाएंगी इस साइड में, एनोड रेज आएंगी लेफ्ट साइड में। आपने लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये रेज आपकी बैंड हो जाती हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। नेगेटिव तरफ बैंड होने का मतलब क्या है कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। जैसे हमने पिछले बताया था कि एक मेटल का क्रॉस रखेंगे, यहाँ पर आप मेटल क्रॉस रखें, इसकी शैडो बनेगी, सेम प्रॉपर्टी है। आप इसके पीछे एक पिन व्हील रखें, आपने पिन व्हील रखा है और व्हील आपका रोटेट करने लगेगा। रोटेट करता है मीन्स दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर एक मेटल फॉयल रखें तो ये कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक करके कंटिन्यूस को स्ट्राइक करते करते रेड हॉट कर देते हैं। इट मीन दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। यहाँ ल्यूमिनेसेंस ये प्रोड्यूस कर ही रही हैं। अब जो प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आता है, एक और आता है कि दीज रेज दे डोंट प्रोड्यूस एक्सरेज, एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं करती हैं एनोड रेज में, एक चीज़। और एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इनका जो E/M रेशो है इट इज़ फाउंड टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेज। हम कहते हैं कि द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन the nature of gas filled in discharge tube। डिस्चार्ज ट्यूब में जो आपने गैस भरा उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। यानी अगर आप हीलियम भरेंगे तो एनोड रेज के लिए E/M वैल्यू डिफरेंट आती है। अगर आप हीलियम, नियॉन, आर्गन बार बार चेंज करें, गैसेस को चेंज करें, कीप ऑन चेंजिंग द गैस, तो E/M रेशो विल बी डिफरेंट। जबकि कैथोड रेज में E/M रेशो हमेशा सेम आता है। अब E/M डिफरेंट आने का मतलब क्या है कि ये जो आपकी रेज हैं, एनोड रेज जो आपकी आ रही हैं, इन सभी रेज में E/M डिफरेंट है। इसका मतलब डिफरेंट गैस लेने पर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो डिफरेंट होता है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिफरेंट है, हर बार डिफरेंट है, इसका मतलब आपका ये पार्टिकल सारा का सारा कॉमन नहीं है, हर बार पार्टिकल डिफरेंट है। ये जो E/M रेशो है दैट वाज फाउंड टू बी मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन। जब आप इसके अंदर हाइड्रोजन लेते हैं तो फाउंड टू बी मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन। अब E/M मैक्सिमम कब आएगा? मैक्सिमम कब आएगा? जब M मिनिमम होगा, यानी मास सबसे कम होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन के केस में व्हेन यू फिल इट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में जब आपकी एनोड रेज प्रोड्यूस होंगी उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो सबसे छोटा पार्टिकल है क्योंकि उसका मास सबसे कम है। और इसी पार्टिकल को नाम दिया गया था प्रोटॉन। इसी को नाम दिया गया था प्रोटॉन। अब थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझें एक्चुअली होता क्यों है ऐसा ये, कि क्यों कैथोड रेज के केस में सेम आता है और एनोड रेज के केस में डिफरेंट आता है। तो जो चीज़ आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं पहले, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उस चीज़ को रिलेट कर लें कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं।
न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो अगर आपने यहाँ पर कोई गैस भरा तो इसका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने पर आपका देखिए करंट की जो फ्लो होता है दैट इज़ ऑलवेज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। अगर आपका किसी भी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो इट मीन दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आप हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड से चलना शुरू करते हैं एनोड, क्योंकि एनोड कैसा है, पॉजिटिव है, एनोड इज पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव तरफ ये हाई स्पीड से चलते हैं तो यहाँ पर ड्यूरिंग द वे ये कोलाइड करते हैं आपके इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ और इन इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल देते हैं, खुद भी आ जाते हैं और अदर इलेक्ट्रॉन्स को भी। अब इलेक्ट्रॉन ये भी निकल जाएगा तो क्या बचेगा, न्यूक्लियस। देन दिस न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, कि प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस आपका मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ एनोड रेज। तो कैथोड रेज में तो हमेशा इलेक्ट्रॉन होगा, एनोड रेज के अंदर न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस आपका हर बार डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन में न्यूक्लियस हैज 1 प्रोटॉन एंड देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ओनली 1 प्रोटॉन इज लेफ्ट। अब बात करें आप सपोज हीलियम की, तो हीलियम में क्या होता है, 2He4, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर यहाँ से निकल जाए, अगर आपने हीलियम भरा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स तो निकल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कैथोड रेज। एनोड रेज में क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। अब इन 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का अगर आप E/M निकालें और 1 प्रोटॉन का E/M निकालें तो डिफरेंट आएगा नेचुरली है। तो क्योंकि एनोड रेज दे आर कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, तो इसलिए ये पार्टिकल हर बार डिफरेंट आता है। और हाइड्रोजन के केस में ये सबसे छोटा पार्टिकल है, इसी को आपने कहा प्रोटॉन। प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड मीन्स न्यूक्लियस आप कह सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है आपका, हाइड्रोजन। प्रोटो मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, उसका न्यूक्लियस इज प्रोटॉन, इसी को आपने प्रोटॉन नाम दिया। अब यहाँ पर डिस्कवरी होगी आपकी प्रोटॉन की। अब इस वक्त तक जे थॉमसन ने डिस्कवर कर लिया है आपका इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर कर लिया है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ था। तो अब ये मान लिया गया कि 2 तरह के पार्टिकल हैं। इलेक्ट्रिकल नेचर में भी आपने ये देख लिया था कि 2 ही तरह के पार्टिकल चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो इन सबको मिला करके जे थॉमसन ने फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया, दैट इज प्लम पुडिंग मॉडल। अब उस मॉडल को छोटा सा मॉडल है, देख लें आप इसको। जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, आप कह देते हैं उसको थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब यहाँ तक डिस्कवरी हो चुकी थी 2 चीज़ों की, एक प्रोटॉन की और एक इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है। अभी इसके बाद हम आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की चार्ज लिख देते हैं। यहाँ पर आपका प्रोटॉन के केस में मास इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। तो इस दोनों चीज़ों को मिला करके थॉमसन ने कहा कि एटम इज़ अ स्फेरिकल बॉडी। एटम क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है एंड इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मैटर। मीन्स पूरा का पूरा एटम आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। इट मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के अंदर मास होता है और इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट 0 है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन। और दूसरी उसने कहा कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। जैसे तरबूज में आपके बीज होते हैं काले काले, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच बीच में होते हैं। दिस इज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, मीन्स यू कैन से प्रोटॉन पूरा का पूरा एटम को कंसिडर कर रहा है और आपका बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे, जैसे सीड्स इन वाटरमेलन और प्लम्स इन द पुडिंग। जैसे एक पुडिंग इंग्लिश डिश है, उसमें आपके प्लम्स डाल दिए जाते हैं, तो उसी तरीके से आपने इसको थॉमसन ने एटॉमिक मॉडल दिया। अभी फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था, इससे पहले कोई और मॉडल आपका नहीं दिया गया था। बट इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स है तभी आप नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, कुछ कमियां होंगी तभी नया आएगा। बट इट वॉज एन अचीवमेंट, पहला अचीवमेंट है कि पहला एटॉमिक मॉडल दिया गया। अब इसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, नेचर में कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल could not explain
द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अगर अपोजिट चार्जेस हैं, एक साथ रहेंगे, एक प्लेस पर रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एटम स्टेबल नहीं होगा। लेकिन आप पढ़ते आ रहे हैं क्या कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ना तो एटम बना सकते हैं, ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना आप उसको ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन इस मॉडल के हिसाब से एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो पहली चीज़ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरी चीज़ में मास भी कैलकुलेट नहीं हो पाता है। आप देखिए, जैसे अभी हमने कहा था कि हीलियम के अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ये तो न्यूक्लियस में है, एंड देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर आप इसका मास निकालेंगे, ये 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अभी तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, तो जब मास मेजर किया गया इन एटम्स का, तो दैट वाज फाउंड टू बी लेस देन द एक्सपेक्टेड मास। मीन्स आप इसको मेजर करें तो मास ज़्यादा आता है, और जब आप कैलकुलेट करें 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन तो मास कम आता है। आपने प्रोटॉन का मास जोड़ दिया, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आप इनको जोड़ें, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है दैट इज़ 1.672 इंटू 10⁻27 kg, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, अभी हमने लिखा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो अगर आप हीलियम का मास निकालें तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, बट एक्चुअली इट हैज़ 2 न्यूट्रॉन ऑल्सो, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन अभी इस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुआ था, लेटर ऑन डिस्कवर हुआ, दैट इज़ 1.674 into 10⁻27 kg। एक्चुअली दीज मासेस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है, स्लाइट डिफरेंस है 1.67 to 1.674, स्लाइट डिफरेंसेस है, मास ऑलमोस्ट सेम होता है, 1 यूनिट मास माना जाता है। तो मास भी आपका एक्चुअल कैलकुलेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर थॉमसन एटॉमिक मॉडल एक्चुअली फेल हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अब आप यहाँ पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम जो करेंगे रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। साइंस में जब भी कोई फेलियर होती है तो उसके साथ कोई ना कोई नई डिस्कवरी होती है, तभी जाकर के आप नई नई चीज़ें डिस्कवर होकर आती हैं। अब आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल तक आप रिवाइज़ करें। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और शायद काफ़ी सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बेटे।